सो हमने अपने वीडियो के सारे पार्ट्स मिला करके लगभग ऑलमोस्ट अपना चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा सेक्शन है, आज हमारा जो पार्ट है वो बिल्कुल लास्ट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, इस पार्ट के अंदर आज हम बात करेंगे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो कह भी रहे होंगे कि क्या कहेंगे, अभी मजा आएगा ना बेड़ू। चलो ठीक है, फिर अब आगे बात करते हैं। ठीक है देखो भाई, तो हम बात करते हैं भाई, सबसे पहले बात करेंगे आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि नर प्रजनन तंत्र के बारे में। ठीक है, समझना ध्यान से, दो ध्यान से। यहाँ पे आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं। ठीक है, देखो सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना हमारा, यानी कि नर प्रजनन तंत्र, इसके अंदर जो सबसे पहला चीज होता है मेन, वो होता है आपका टेस्टिस, जिसे हम कहते हैं वृषण। ठीक है, हिंदी में वृषण की बात करते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे टेस्टिस। ठीक है, हाँ ठीक है। तो टेस्टिस की बात करें तो क्या करता है ये, तो ये क्रिएट करता है एंड रिलीज करता है स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टिस, ये जो है आपका वो रिलीज करता है या क्रिएट करता है स्पर्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुक्राणु या फिर वीर्य, और साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके बारे में आपने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, नियंत्रण व समन्वय में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये वो हार्मोन हो रहा है जो हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी लेकर के आता है। ठीक है भाई, ये टेस्टिस के बारे में बात बताई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जो मेल पार्ट होता है ना, उसके अंदर ना ये जो पार्ट होता है वो शरीर के बाहर एक थैले के अंदर होता है, जिस थैले को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। अब याद रखना, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मानव शरीर के अंदर ना, ये एक ऐसा पार्ट है जो हमारे शरीर से बाहर है, हमारे शरीर के बाहर है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर देखो इसका रीजन लिखा हुआ है, एक सेकंड। तो यहां पर ना इसका रीजन है वो ये है हमारे पास कि इट मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी। जो टेस्टिस होता है वो इस थैले के अंदर यानी कि स्क्रोटम के अंदर क्यों होता है, तो इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये कि स्पर्म को बनने के लिए, शुक्राणु को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे बॉडी से कम चाहिए। हमारे बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है ना उस टेम्परेचर से कम चाहिए, इसलिए इस पार्ट को शरीर के अंदर ना रख करके भगवान ने शरीर के बाहर दे दिया। समझ दीपांशु, समझ चीज? तो ये जो है आपका स्क्रोटम, स्क्रोटम ना आपका वो थैला होता है जिसके अंदर आपका टेस्टिस होता है। और क्यों ऐसा क्यों है शरीर से बाहर है, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारे बॉडी से कम चाहिए, दैट इज व्हाई ये स्क्रोटम के अंदर होता है। तो समझ आ गया? तो सबसे पहले जो हमने बात किया है वो आपका है किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। ये क्या करता है, तो ये क्रिएट करता है हमारे स्पर्म को, शुक्राणु को, साथ ही साथ रिलीज करता है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और ये होता है कहां पर है, तो ये होता है आपका स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम की अगर हम बात करें तो ये टेस्टिस को होल्ड करता है, और ये पार्ट जो है शरीर से बाहर इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी को स्पर्म रिलीज करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए हमारी बॉडी से कम चाहिए। नाउ हम बात करोगे, आप देखोगे तो इसके बाद यहां तो स्पर्म रिलीज हो गया। अब ये जो पाइप देख पा रहे हो ना, ये पाइप, इस पाइप को हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। हिंदी में बोले तो शुक्रवाहिनी। ये क्या होता है हमारा? शुक्रवाहिनी है, यानी कि ये है हमारा वास डिफरेंस। जो यहां पर स्पर्म बना ना इस थैले के अंदर, वो इसी पाइप के थ्रू इस पाइप को हम कहते हैं वास डिफरेंस। ये इसी पाइप के थ्रू जो है वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ये पाइप आप देख पा रहे होगे, ये पाइप है यूरेथरा। क्या है? यूरेथरा। यूरेथरा वो वाला पार्ट होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूत्र नलिका। ठीक है, तो यूरेथरा या मूत्र मार्ग ये वो वाला पार्ट होता है, ये कॉमन पार्ट है, मतलब ये कॉमन पैसेज है, एक आम रास्ता है जिससे आपका स्पर्म भी रिलीज होता है और साथ ही साथ यूरिन जो है वो भी बाहर इसी से आता है। तो ये वास डिफरेंस की सहायता से होता है। अब देखो यहां से रिलीज हुआ इस पाइप की सहायता से, बट साइड में आप देख रहोगे रास्ते में दो लीची जैसे पड़ रहे हैं ये चीज ना, ये लीची नहीं, ये हमारे ग्लैंड। क्या है? ग्लैंड, यानी कि ग्रंथि। हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ग्लैंड्स के बारे में हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर बात किया था। दो ऐसे ग्लैंड हैं जो आपके बहुत और इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दो ग्लैंड का नाम है, पूछा जाता है पेपर में, याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, नर प्रजनन तंत्र के अंदर जो मेन ग्रंथियां हैं, एक है आपका सेमिनल वेसिकल और दूसरा होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये ग्रंथि क्या करती है, तो यहां देखो ध्यान से,
ये ग्रंथि का काम होता है क्या कि इट प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड नेसेसरी न्यूरिशमेंट टू द स्पर्म, यानी कि ये हमारे वीर्य को, हमारे शुक्राणु में चिकनाहट या मैं ये कहूं कि महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है, क्योंकि उस स्पर्म को अभी बहुत लंबा यात्रा तय करना होता है बच्चा पैदा करने के लिए। समझिए ये चीज। तो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशमेंट या फिर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करता है स्पर्म को, वो कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर सेमिनल वेसिकल, ये जो ग्रंथि है। ये समझ में आया चीज? आया। और फिर इस कॉमन पैसेज के द्वारा ये जो है वो बाहर आ जाता है। समझ में आया चीज? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपका बस यही चीज है मेन जो आपको समझनी है, टेस्टिस, देन वास डिफरेंस, और ये आपका ग्रंथि हो गई, और ये कॉमन पैसेज है जहां से आपका स्पर्म जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि आपका नर प्रजनन अंग का हो जाने के पश्चात अब जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि मादा प्रजनन अंग के बारे में। ठीक है, देखो मादा प्रजनन अंग के बारे में बात करें तो आपका डायग्राम जो है वो दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इसकी बात करें तो ये होता है आपका वजाइना, इसे हम कहते हैं योनि, सर्विक्स, फिर ये जो लेयर होती है इस लेयर को हम कहते हैं यूटेरस यानी कि गर्भाशय। ठीक है, मतलब ये है आपका योनि, सर्विक्स, ये हो गया आपका गर्भाशय, और ये जो पाइप है ना, ऐसे हमने कहा था मेल के अंदर था ना वाला पाइप, उसको पाइप को कहते थे वास डिफरेंस, या फिर हम उसे स्पर्म डक्ट भी कहते थे, यानी कि उसमें से स्पर्म बह रहा है। ऐसे ही ये जो पाइप है, यहां पर ये आप पाइप देख रहे हो इधर भी और इधर भी, इस पाइप को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, यानी कि आपका अंडवाहिनी। यह हमारे मेल में था शुक्रवाहिनी क्योंकि स्पर्म बह रहा है, और यह है अंडवाहिनी क्योंकि यहां से एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यह है अंडवाहिनी हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब, और यहां पर दोनों साइड में दो ओवेरी होते हैं, इसे हम कहते हैं अंडाशय। समझ चीज? तो ये तो पूरा है ऐसा। अब जरा बात करें देखो होता क्या, समझना ध्यान से। कहते हैं क्या, द स्पर्म एंटर्स थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं वो संभोग के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान क्या होते हैं, वो वजाइना के थ्रू ही क्या करते हैं, एंटर करते हैं। दे ट्रेवल अपवर्ड, ऊपर की दिशा में ट्रेवल करते हुए, एंड रीच ओविडक्ट, कहां पहुंच जाते हैं, ये ओविडक्ट जो है ना आपका फैलोपियन ट्यूब, यहां पहुंच जाते हैं। वेयर दे मे एनकाउंटर द एग, जहां पर वो क्या होते हैं, एग से एनकाउंटर करते हैं, यानी कि इस ओवेरी से जो एग निकलता है ना, इस एग से जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद वो क्या बना देते हैं, जायगोट। ठीक है, सुनाए जी भाई। और फिर यहां तो जायगोट मतलब यही, मतलब आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन याद रखना कि कहां पर मतलब मादा शरीर में किस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी किस जगह पर निषेचन होता है, यानी कि एग और क्या कहते हैं, एग और स्पर्म किस जगह पर आपस में डिफ्यूज होते हैं, तो वो है आपका ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख देता हूं मैं एक चीज कि ओविडक्ट इज द प्लेस, ओविडक्ट इज द प्लेस, हल्ला मत करो पीछे, वेयर, ओविडक्ट इज द प्लेस वेयर आपका स्पर्म एंड एग जो है वो क्या होता है, फर्टिलाइज, और फॉर्म करता है क्या, जायगोट। यानी हम कहेंगे कि ओविडक्ट या फिर अंडवाहिनी वह स्थान है जहां पर क्या होता है, जहां पर निषेचन होता है। निषेचन का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया, या फर्टिलाइजेशन का मतलब वह प्रोसेस होता है जब एग और स्पर्म आपस में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, मिलते हैं और जायगोट बनाते हैं। ठीक है, हाँ समझ भाई, ये हो गया हमारे पास। और इसके बाद अब क्या होता है, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया या जायगोट बन गया, बट जायगोट धीरे धीरे सेल डिवाइड करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आएगा यूटेरस के पास। ठीक है, तो इस पार्ट में आपका जो चीज है वो मेन यही है हमारे पास इस डायग्राम के बारे में कि ये आपका वजाइना योनि होता है, ये गर्भाशय है, ये सर्विक्स होते हैं, दो आपके ओवेरी होते हैं। ठीक है, मेन पार्ट है आपका, जैसे मेल में था फैलोपियन, मेल में था वास डिफरेंस यानी कि आपका शुक्रवाहिनी, उसी तरीके से फीमेल में होता है आपका ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं अंडवाहिनी। ठीक है, और
स्पर्म जो होता है वो वजाइना के थ्रू होते हुए अपर डायरेक्शन में रीच करता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट के अंदर क्या होता है, पहले से अंडे वहां पे निकलते हैं, रिलीज करते हैं ओवेरी के द्वारा। यहाँ से अंडा आया, यहाँ से आया स्पर्म, दोनों ने आपस में क्या किया, डिफ्यूज हुआ और बन गया फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच स्पर्म एंड ओवा गेट डिफ्यूज। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, अंडा और शुक्राणु दोनों आपस में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, और क्या निर्माण करते हैं, जाइगोट का या फिर भ्रूण का। ठीक है, समझ गए। तो ये जो चीज आपको नोट कर सकते हो आप, यहां से लेकर लगभग यहां तक आप नोट कर सकते हो जो मेन चीज है। ठीक है, इस जगह तक ये मेन चीज है और हिंदी में तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बात किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमने बात किया कि आखिर किस प्रकार से भ्रूण यानी कि आपका जाइगोट बनेगा। नाउ हम आगे बात करते हैं कि आखिर इस फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनने के पश्चात, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैलोपियन ट्यूब था यहाँ पर तो आपका जाइगोट बन गया। अब इसके वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आता है डेवलप होते होते। ठीक है, हाँ बोले क्या कह रहे, एक बार माइक लो आप। हाँ क्या कह रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो। मतलब इसके अंदर इतने क्यों बताए जा रहे हैं, 10th क्लास के अंदर, इसलिए तो ये बुक का ही है, एनसीईआरटी के फुल रहा हूं मैंने, इसमें एक भी अपने मन से नहीं हटाया। बोलो क्या कह रहे हो, अभी बता देना। देखो ध्यान से देखो, अब देखो सुनो, कह रहा है क्या हमारे पास वो जाइगोट बनता है आपका, वो फैलोपियन ट्यूब में बनता है यानी कि आपका अंडवाहिनी में। फिर इसके बाद धीरे धीरे ग्रो होते होते वो नीचे की तरफ आता है। समझ रहे हो क्या कह रहा है, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन। अब क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया जाइगोट बनेगा, जाइगोट यहां बनेगा, भ्रूण वो धीरे धीरे अपने आप को आकर के कहां पर सेटल कर लेगा, यूटेरस में। यूटेरस को हम कहते हैं ना गर्भाशय, तो वहीं पर आकर के क्या हो जाएगा, ये अपने आप को प्लेस कर लेता है। ठीक है, और अब इस समय तक जब हमें उसके हल्के हल्के बॉडी पार्ट दिखने लग जाते हैं ना, तो जाइगोट का नाम बदलकर क्या हो जाता है, एम्ब्रियो। क्या हो जाता है, एम्ब्रियो। हाँ, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, उससे पहले अब ऐसे पेट से ना भाग देख लेगा, क्या हाथ हिला रहा है, क्या कर रहा है, वो जाइगोट है पागल। अरे मेरी बात समझ रहा है, अरे वो नीचे की तरफ ना अपने पेट में कहाँ आता है ये, अरे यही रहता है वो, छोड़ो अरे शांत रहो, पेट में नहीं होता वो, यहीं पर है जहाँ है, आप समझ रहे हो, वहीं पर है वो पेट में नहीं है। अरे बात सुनो, पेट में नहीं होता वो, यूटेरस के अंदर, यूटेरस यहीं पर है। हाँ, बच्चा पेट में कहाँ होता है भाई, क्या कह रहा है, अरे इसको माइक दो। अच्छा कुछ नहीं माइक, बच्चा पेट में क्यों होता है, अरे सुनाई दे रहा है, एक बार माइक दो, अरे माइक दो, धीरे से बोलो, माइक दे करके बोले। हाँ बोलो, बोलिए। जाइगोट पेट में कैसे चले जाता है, जाइगोट पेट में कैसे चला जाता है, जो बच्चा है ना, कोई मतलब मैं बता रहा हूँ आपकी बातें सुनो। जाइगोट, ओए सुनो, माइक कौन है वहां पे पीछे, माइक कौन है, मैं बता दो, सुनो। जाइगोट जो होता है हमारा, वो पेट में नहीं होता, वो एक्चुअली ना, वो आपको लगता है कि वो पेट बड़ा हो रहा है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं, वो पेट बड़ा हो रहा है, वो एक्चुअल में नीचे वाले पार्ट जो होते हैं ना, यूटेरस, ये डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, हाँ, नीचे से जो यूटेरस वाला पार्ट है ना, ये ग्रो करता है। ठीक है, सर ये चीज आप तो पेट में नहीं होता, पेट का मतलब तो एक्चुअल में होता है हमारा बेली ना, ये यूटेरस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वही कह रहा हमारे पास कि जाइगोट जो होता है वो धीरे धीरे स्लिप करते करते, प्रोसेस है इसकी, टाइम लगता है, वीक लगता है, और वो क्या होता है आपका, वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, और अपने आप को कहां प्लेस कर लेता है, कहां पर, यूटेरस के अंदर। समझ में आया चीज ना इसके, हाँ बोलो, सॉरी, पेन पिन क्या कह रहे हो आप, पेन पिल क्या होता है, पेन पिल कह रहे हो कि ओरल पिल कह रहे हो, पेन पिल नहीं होता, एक ओरल पिल होता है। ध्यान से छोड़ो,
अरे अब आप अपने टॉपिक के ऊपर आते देखो, ध्यान समझना। फैलोपियन ट्यूब ये फिर जो है नीचे की तरफ आता है, अपने आप को कहां पर प्लेस कर लेता है, यूटेरस में। अब इसके आगे क्योंकि मैंने बताया ना कि अब आपको धीरे धीरे इसके बॉडी पार्ट जो होते हैं सेल डिवाइड हो गए, बॉडी पार्ट आपको ग्रो करने लग जाते हैं। अब नाम जो है ना उसका बदल करके क्या हो गया है, एम्ब्रियो हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो कि कहां पर है आपका, यूटेरस के अंदर, यहां पर से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, कहां से, फ्रॉम दी मदर्स ब्लड। क्योंकि अब ये बच्चा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अब इसको जिंदा रहने के लिए भूख प्यास लगेगी ना इसको, तो ये खाने या जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं कहां से प्राप्त करेगा, ये प्राप्त करेगा मदर्स के ब्लड से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। याद है ना, पूछा था एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लेसेंटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब बच्चा बाहर निकलता है देखते हो लंबी सी नाभि टाइप की निकलती है, वो नाभि जो होती है ना वही प्लेसेंटा होती है, इसको काट दिया जाता है। समझ ये चीज, काटे तो इतना तार लेके जेब में घूमेगा वो, अबे काटेंगे नहीं तो क्या, इतना तार लेके घूमेगा और जेब से काटे। अब नहीं तो काटेंगे तो मम्मी बेटा दोनों साथ चलेंगे, चलो भाई उठाओ रस्सी उठाओ, साथ में चलते रहो। कैसे बात कर रहे हो, तो काटना तो पड़ेगा ना हमारे पास, ठीक है। नहीं, छोटा बच्चा आपके घर में पैदा ही नहीं हुआ क्या, कुछ नहीं। अरे मतलब क्या होता है, देखो सुनो ध्यान से बता रहा हूं कि जो प्लेसेंटा है ना वो यूटेरस से कनेक्टेड होता है। अभी एक बात पहले पूरी बात बताता हूं, फिर आप समझना क्या पता जाएगा। देखो मतलब बच्चे को जो है पेरेंट से, जो मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मिलता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। ये एक डिस्क होता है विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल, ये इस वॉल से अटैच होता है, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं विली, विली के बारे में आपको पता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को प्रदान करता है, किसको, आपके यूटेरस को या फिर एम्ब्रियो को। और ये जो तार होते हैं ना, जो हमारा नाभि होता है, इसी नाभि से कनेक्टेड होता है वो, समझ गए। और जब बाद में बच्चा ग्रो करना है तो बच्चे को मम्मी के अंतरिक्ष थोड़ा निकाल देंगे बाहर, काट देते हैं उसको, समझाया। हर बार प्लेसेंटा, जब भी बच्चा होगा तभी प्लेसेंटा बनेगा, हाँ सही बनेगा, ठीक है, समझ गए चीज भाई। अरे बस अगला देखो, अब देखना आगे, इससे हुए सुनो आगे सुने। तो मतलब आपको जो मेन चीज था ना इसके अंदर, वो आपका वही चीज है क्या कि भाई पेरेंट्स से, मतलब वो जो नया बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, उसको माता के खून के द्वारा ही, माता के ब्लड के द्वारा ही क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन मिलता है। वो भी किसकी सहायता से, प्लेसेंटा की सहायता से। प्लेसेंटा की सहायता से ही आपको इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन या ग्लूकोज, ठीक है। और साथ ही साथ अब वो बच्चा, मैंने कहा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो लैट्रिन भी करता होगा, समझ रहे हो, चीज मान के चलो, वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकालता होगा, तो वो भी उसी प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर माँ के द्वारा ही आ जाता है, समझ चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेसेंटा, ठीक है, समझ गए चीज। तो यही चीज आपका इसके अंदर जो मेनली आपको लिखना है वो यही तक लिखना है ये चीज, ठीक है। मतलब निषेचन होने के बाद भ्रूण जो है स्वयं को गर्भाशय में स्थापित करता है, जहां पर उसे प्लेसेंटा के द्वारा आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और यह प्लेसेंटा आवश्यक तत्वों को विली से प्राप्त करता है जो कि रुधिर धमिकाओं से बनी होती है। समझ में आया ना चीज, हाँ नोट कर लो एक बार इसको, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि आखिर बच्चा जो था वो जाइगोट बना, फिर उसके बाद आया यूटेरस में अपने आप को फिट करता है, प्लेसेंटा के थोड़ा उसको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। और फिर 9 महीने के पश्चात जो बच्चा है बाहर आ जाता है, ठीक है, बाद उसका प्लेसेंटा भी काट दिया जाता है। ना हम बात करते हैं लास्ट की, क्या होता है यदि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, मतलब प्रेग्नेंट ना हो अगर, तो क्या होगा। तो वही कह रहे हैं हम, बात देखना, तो देखो ध्यान से। तो व्हाट हैपेंड व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ऐसे देखो आपको एक चीज बताता हूं, समझना ध्यान से बिल्कुल, कि जब भी कोई बेबी गर्ल पैदा होती है ना, तो उसके जो ओवेरी होते हैं, दोनों ओवेरी में बचपन से ही थाउजेंड्स ऑफ एग पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई नई बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसके दोनों ओवेरी में लगभग थाउजेंड्स ऑफ एग जो है ना पहले से मौजूद होते हैं। और मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, या मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब हम प्यूबर्टी के एज पे आते हैं तो जो लड़कियां होती है ना, वो उनमें क्या होता है, उनका यूटेरस जो होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है सर। ये चीज मतलब
मैंने कहा कि जब भी कोई बेबी गर्ल पैदा होती है तो पैदा होने के साथ ही उनके दोनों ओवेरी में थाउजेंड्स ऑफ एग पहले से मौजूद होते हैं, और प्यूबर्टी के पश्चात यानी कि जो प्यूबर्टी वाला एज था उस एज के बाद हर महीने में क्या होता है, एक एक एग जो है अपने आप को अपने अपने अंडे से वो बाहर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा भी है, कहते हैं क्या, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव फॉर अबाउट 1 डे। जैसा कि मैं आपको बताया, सिंस द ओवेरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, प्यूबर्टी के पश्चात जो भाई गर्ल्स होती हैं उनके जो ओवेरी होते हैं वो हर मंथ जो होता है वो एक एग को रिलीज करते हैं। द यूटेरस, अब क्योंकि एग निकल रहा है तो यूटेरस भी जो है वो भी अपने आप को क्या कर लेगा, जो यूटेरस है आपका वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा ना, अपने वॉल को थिक कर लेगा। समझ ध्यान से, थिक और स्पॉन्जी कर लेगा। समझ में क्या कह रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं हमारे पास क्योंकि क्या आ रहा है, हमारे पास हो ही रहा है कि भाई अपने आप को मतलब जो, क्योंकि हर महीने ओवेरी जो है वो एक एग बाहर निकालता है, और जैसे ही वो एग बाहर आया तो यूटेरस ने भी अपने आप को क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। मतलब उसने प्रिपेयर कैसे किया, तो उसने भाई अपने वॉल को, अपनी जो इनर लाइनिंग है ना उसको उन्होंने थिक कर लिया, और साथ ही साथ कैसा कर लिया, स्पॉन्जी कर लिया। क्योंकि उसे लगा, मैं थिक मतलब गद्देदार टाइप का, स्पॉन्ज मतलब स्पॉन्जी जैसे नहीं था स्पॉन्ज रबड़, तो वैसा कर लेती है। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे ये लगता है कि भाई एग निकल रहे हैं, क्योंकि मैं ना प्यूबर्टी के एज के बाद जो होता है हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो उसको तो ये नहीं पता ना यूटेरस को कि भाई अभी तो स्पर्म पहुंचा नहीं है, तो पर वो अपने आप को फिर भी तैयार कर लेता है। बट क्योंकि एग तो फर्टिलाइज हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एग तो आया बट स्पर्म नहीं मिला। तो एग जब आया पर स्पर्म नहीं मिला, यानी कि भाई हमारे यूटेरस का जो इनर लाइनिंग था, या आपका हम बात कर रहे हैं वो जो स्पॉन्जी लेयर बनी थी ना, उसका कोई काम नहीं था। तो जब उसका कोई काम ही नहीं रहा तो फिर वो बाहर आता है सही से, किस फॉर्म में, वो बाहर आता है आपके म्यूकस और आपके ब्लड के फॉर्म में, ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में, यानी श्लेष्मा और रुधिर के तौर पे वो बाहर आता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो लगभग आपका हर महीने में लगभग 28 दिन के अंदर होता रहता है। ठीक है, और इसी को हम, इस साइकिल को ही हम कहते हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन, यानी कि आपका रजोधर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ आया अच्छी भाई। तो ये, और ये लगभग आपके 2 से लेकर के 8 दिन तक चलता है। समझ आया चीज। तो ये जो टॉपिक था आपका वो ये था कि अगर हमारा जो अगर हमारी जो ओवेरी है, हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो उसका आपका ये रिजल्ट है, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। ना हमारा जो अगला टॉपिक है वो होता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है समझना ध्यान से। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं एसटीडी, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि लैंगिक संचरण रोग। देखो, ट्रांसमिटेड डिजीज वैसे संचरण रोग कौन से होते हैं, तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर दोज डिजीज, या वो बीमारियां जो ट्रांसमिटेड होती हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मतलब जब भी कोई लैंगिक या फिर यौनिक संबंध बनता है ना आपस में इंटरकोर्स के दौरान, या किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने के कारण कोई भी बीमारियां जब एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होती है, तो उसी चीज को हम कहते हैं क्या, एसटीडी कहते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। सुना है भाई, यानी ऐसे डिजीज जो कि सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से होते हैं, यौनिक तौर पे संबंध बनाने से होते हैं। ये बैक्टीरियल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकते हैं, या फिर वायरस के द्वारा भी हो सकते हैं। ये पूछा जाता है, आप समझना ध्यान से। आपके एनसीईआरटी में 4 बीमारियों के नाम दे रखे हैं ऐसे। बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है गोनोरिया या फिर साइफिल्स। वहीं वायरस के द्वारा जो होती है वो होती है वार्ट या फिर HIV एड्स। HIV एड्स की फुल फॉर्म आपको दे रखी है। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, समझ चीज। ये आपका एड्स मतलब कई तरह के लक्षण होते हैं, एड्स के भी अलग अलग लक्षण होते हैं, किसी के दाने आते हैं, किसी के अलग ही, देखना आप सर्च कर सकते हो, बाकी अलग अलग बहुत ही अजीब टाइप की बीमारी है। ठीक है, सुना है भाई। तो ये है आपके पास एसटीडी के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअली कांटेक्ट के कारण होती है। सुना है भाई, आगे ये चीज। तो ऐसी, और इसके 2 एग्जांपल थे आपके, बैक्टीरिया से होने वाली गोनोरिया और आपका साइफिल, और वहीं वायरस के कारण होने वाला आपका हो जाएगा HIV एड्स या फिर वॉर्ड। ठीक है ना। हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो होता है आपका कॉन्ट्रासेप्शन, जिसे हम कहते हैं गर्भ निरोधन।
नाउ जो हमारा अगला टॉपिक होता है, ये होता है आपका कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, यानी कि निरोध के बारे में, या फिर हम बात करें तो गर्भ निरोधन के बारे में। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है वैसे समझना, एक ऐसी प्रक्रिया जो हम जिसके कारण हम ना प्रेगनेंसी को रोकते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भ धारण को रोका जाए वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी कॉन्ट्रासेप्शन कहलाती है, या फिर आपका वो गर्भ निरोधन कहलाता है। समझ में आया चीज? आ गया। अब इसके 3 मेथड है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। आपको समझ में आ गया ना कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन अगर हम बात करें या फिर हम बात करें गर्भ निरोधन का, तो इसका मतलब होता है वह प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि गर्भ धारण को रोका जाता है। इसके कुल मिला के 3 मेथड है आपके, बैरियर मेथड अवरोध विधि, केमिकल मेथड रासायनिक विधि, और तीसरा होता है सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड के अंदर होता है आपका जो फिजिकली हम कैपेबल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मेल यूज कर लेंगे कॉन्डम का, डायफ्राम, सर्विकल कैप महिलाओं के लिए भी होता है। ठीक है, कॉपर टी, एक कॉपर टी होता है आपको कॉपर के शेप में ना, टी शेप का होता है, इसको ना वजाइनल के अंदर जाकर के फिट कर लिया जाता है। ठीक है, ये वजाइना में जाकर के ऐसे फिट हो जाता है, ये इधर टी शेप में खुल जाता है, फिर वो ऐसे फिट हो जाता है, और ये क्या करेगा, स्पर्म को वहां तक पहुंचने से रोकेगा। समझ में आया चीज? तो ये सारे आपके ऐसे हैं जो आप फिजिकली बेयर कर सकते हो, या मैन हो या चाहे वो वुमेन हो। ठीक है, दूसरा होता है केमिकल मेथड। इस मेथड में होता है दवाई लेना। इसके अंदर हम लेते हैं, चाहे वो आपका ओरल पिल हो, चाहे वो आपका वेजिनल पिल हो, बट पिल लेना जो ड्रग्स हैं, यानी एक तरह से दवाई है, इनका इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट आपको दिखने को मिल जाते हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, और लास्ट होता है आपका सर्जिकल मेथड, सर्जरी करवाओ। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, वो जो टेस्टिस से जो एक पाइप जा रही है, वो पाइप कौन सी है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी, तो वास डिफरेंस को ही लॉक कर दिया जाता है कि स्पर्म कभी भी ऊपर पहुंचे नहीं, सर्जरी से उसको बंद कर दिया जाता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं नसबंदी। तो जो पुरुषों में नसबंदी होती है ना, उसे कहते हैं वैसेक्टोमी, और जो महिलाओं में भी कहां से अंडा बहता है, फैलोपियन ट्यूब से, ओविडक्ट से, तो उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो पुरुष में नसबंदी को कहते हैं वैसेक्टोमी, और महिलाओं में नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ये था आपका कॉन्ट्रासेप्शन, उसके हमने 3 मेथड पढ़ लिए। नाउ लास्ट है हमारे पास जो टॉपिक दे रखा है, फीटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या। सिंपल सी बात है, देखो आज के टाइम में ना हमारे देश के अंदर ये इलीगल है कि भाई बच्चे के जन्म होने से पहले उसका जेंडर पता लगाना। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को, मेरी भाभी जो है खुद वो अल्ट्रासाउंड करती है, तो उन्हें भी ये बात पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है उस पेट के अंदर, अल्ट्रासाउंड करती है वो। ठीक है, तो उनको नर्सिंग एक तरह से, तो उन्हें ये बात पता होती है कि भाई अल्ट्रासाउंड के अंदर वो बताती है, मुझे उन्हें पता चल जाता है कि भाई लड़का है लड़की, उनको पता चल जाता है, बट वो बता नहीं सकती किसी को भी, सामने वाले पेरेंट्स को भी। ये गैर कानूनी है, पूछना भी और बताना भी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बीते समय में लोग ना पहले क्या करते थे, पता लगा लेते थे कि लड़की है लड़का, और फिर लड़की होती थी तो उसे फीटिसाइड कर देते थे, यानी कि पेट के अंदर ही, गर्भ के अंदर ही दवाई देकर के या मार देते थे, अबॉर्शन करवा लेते थे। और इससे क्या होता था कि बॉय और गर्ल का जो सेक्स रेशियो वो कम हो गया था हमारे देश के अंदर। ठीक है, अंतर आ गया था काफी, बॉय ज्यादा हो गए, गर्ल्स कम हो गई, फिर लोग कुमारे रह जाएंगे। तो ये था। ठीक है, तो यही आपका, तो सिंपल है, गलत चीज हमारे पास, ये हमें करना नहीं चाहिए। और लास्ट है, थैंक यू आप लोगों का, आप लोग इस वीडियो में बने रहे, आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और आप लोगों को मजा आया। ठीक है।